नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम हर टॉपिक पर एक डेमो क्लास लेके आ रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में अभी हमने मूल्यह्रास पर एक डेमो क्लास लेके आया है। मूल्यह्रास में जानेंगे कि मूल्यह्रास का अर्थ क्या होता है, मूल्यह्रास की जो विधियां हैं मूल्यह्रास निकालने की, उन विधियों का अध्ययन करेंगे। बहुत सारे हैं मूल्यह्रास निकालने की, बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से कुछ एक आध दो जो मुख्य रूप से हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनता है, उन पद्धतियों को देखेंगे और उन पद्धतियों को जानने का प्रयास करेंगे। ये रहेगा आपका डेमो क्लास। और अगर आपको डेमो क्लास पसंद आए और आपको कोर्स परचेज करना हो तो आप 10 अप्रैल के पहले परचेज कर लेना, क्योंकि 10 अप्रैल तक आपका क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। 10 अप्रैल के बाद आपका डिस्काउंट बंद हो जाएगा। तो आपको कोर्स परचेज करना हो और अधिक जानकारी लेना हो तो इस नंबर पर डायल कर लेना 8770123687। इस नंबर पर डायल करोगे तो आपको कोर्स से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएगी। अब आज का हमारा टॉपिक है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास के बारे में जानेंगे कि मूल्यह्रास का अर्थ क्या होता है। मूल्यह्रास को समझने का प्रयास करेंगे कि मूल्यह्रास एक्चुअल में किसे बोला जाता है और इसको निकालने की कितनी विधियां हैं और उन विधियों में कैसे मूल्यह्रास निकाला जाता है और उनकी क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या बुराई हैं, मतलब सीमाएं एवं दोष, लाभ एवं हानियां। ये अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल्यह्रास का अर्थ, कि मूल्यह्रास का अर्थ क्या होता है। मूल्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो मूल्य, यहाँ दो वर्ड आ रहा है आपका, मूल्य और ह्रास। मूल्य प्लस ह्रास। मूल्य मतलब कीमत, कीमत में क्या आना, कमी। ह्रास मतलब कमी। अगर मैं जनरली कोई वर्ड लूं व्यवहारिक रूप में बोलने वाला, तो ह्रास के लिए बोलने वाला वर्ड क्या है, कमी। मूल्य के लिए बोलने वाला क्या है, कीमत। मतलब कीमत में क्या आना, कमी आना। यही क्या है, मूल्यह्रास। अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका यही निकल रहा है कि मूल्य में कमी आना। किसमें, मशीन की, संपत्ति की, जो भी हमारा संपत्ति है उसके मूल्य में क्या आना, कमी आना। मूल्य में क्या हो जाना, ह्रास हो जाना। ह्रास मतलब वो उसका व्यवहारिक अर्थ निकलता है आपका कमी। तो हमारा जो संपत्ति जिसे हम व्यवसाय में यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, समय के साथ कमी आते जाता है। भाई चाहे उसका इस्तेमाल करो या ना करो, एक समय के, भाई जैसे आप नया बाइक लिए, नया बाइक लेके रख दिए, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो उसमें आप चाहे यूज करो या मत करो, नहीं करोगे फिर भी उसमें कमी आई जाती है, और यूज करोगे फिर भी कमी आई जाती है। मतलब समय के साथ क्या होता है, उसमें घिसावट एवं कमी आना सुनिश्चित होता है। तो इसी कमी का हम कैसे गणना करते हैं और उसका कैसे किताबों में लिखा जाता है, इसका हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मूल्यह्रास की पद्धतियां। तो मूल्यह्रास की बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अभी आज के क्लास में एक स्थायी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे घटती शेष पद्धति। दूसरा होगा घटती शेष पद्धति। अब जान लेते हैं कि स्थायी किस पद्धति क्या होता है और घटती शेष पद्धति क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्थाई, स्थाई मतलब फिक्स। इसमें क्या होता है, जो भी आपका जो भी आपका संपत्ति है उसमें होने वाली कमी क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि हर साल इतना इतना कमी करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास 1 लाख का मशीन है। अब मैं हर हर साल मैं डिसाइड कर लिया कि इसमें 10% क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन निकालूंगा। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाता है तो ये कितना निकल जाएगा, 10,000। तो एक साल का डेप्रिसिएशन ह्रास कितना निकल गया, 10,000। तब मैं क्या करूंगा, प्रत्येक वर्ष इसमें ह्रास की राशि 10,000 में काटते जाऊंगा। तो ये कितने वर्ष में खत्म हो जाएगा, 10 वर्ष में इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये होता है स्थायी किस्त पद्धति, जिसमें एक अमाउंट निकाल लिया जाता है और उसी अमाउंट को हर साल लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक समय के बाद इसका रेट क्या हो जाएगा, जीरो। भाई 1 लाख है, पहले ईयर घटाऊंगा तो 90,000, फिर और घटाऊंगा तो 80, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा 10,000 आएगा, फिर उसमें 10,000 हराज घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा। तो ये जो पद्धति है, इसमें क्या होता है, संपत्ति का मूल्य शून्य तक चला जाता है, जीरो तक चला जाता है। तो ये आपका स्थायी किस पद्धति। अब स्थायी किस पद्धति में कैसे निकाला जाता है, एक होता है इसका सूत्र वाला फॉर्मूला और एक होता है इसका प्रतिशत वाला फॉर्मूला। तो सूत्र वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। सूत्र वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, लागत, मशीन की लागत, मशीन या जो भी संपत्ति है उसका लागत, प्लस उसमें किए गए व्यय, माइनस अपशिष्ट मूल्य। अपशिष्ट मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को क्या बोला जाता है, अपशिष्ट मूल्य। तो अपशिष्ट मूल्य को क्या करते हैं, माइनस, और बटे में क्या करते हैं, संपत्ति का जीवन काल।
जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं ये सूत्र वाले में कि एक मशीन था जिसे कितना में खरीदा गया, लागत था उसका 90,000, उसमें व्यय किया गया 10,000 और उसका अपशिष्ट मूल्य था आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे 5,000। अब देख लेते हैं संपत्ति का जीवन काल कि संपत्ति का जीवन काल क्या था। एक एग्जाम्पल के तौर पे संपत्ति का जीवन काल था 5 वर्ष, तो यहाँ क्या लिख देंगे नीचे में 5। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 1,00,000 और यहाँ अपशिष्ट मूल्य कितना है 5,000। 5,000 को माइनस करो कितना आ जाएगा 95,000। अब 95,000 में आप किससे डिवाइड कर दोगे 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 नियम 45 और 000, तो एक साल का इसका डेप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा 19,000। ये होता है आपका स्थायी किस्त पद्धति का सूत्र वाला फॉर्मूला। अब इसी में एक और आता है परसेंट वाला, अगर परसेंट दिया हो तो कैसे निकालते हैं। तो परसेंट वाले में क्या होगा, हम नॉर्मल जो भी परसेंट दिया है तो वो जो संपत्ति का जो रेट है, जो लागत है, उसमें व्यय जोड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे, सिंपली आप परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालने के बाद जो भी परसेंट निकला है उसको हर साल वैसे ही हराश का जो खाता है उसमें डालते जाओगे। जैसे एक एग्जांपल तौर पे ले लेते हैं कि एक मशीन है, उसका जो रेट था वो था 5,00,000। अब इसमें 10% प्रतिवर्ष की दर से स्थायी किस्त पद्धति से लगाने बोला है, तो मैं क्या करूंगा 5,00,000 इंटू 10/100 मतलब 10% मैं निकाल लूंगा, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास 50,000। तो 50,000 मेरा क्या हो जाएगा प्रति वर्ष ह्रास की राशि में चला जाएगा। ये था आपका स्थायी किस्त पद्धति। अब देखते हैं घटती किस्त पद्धति क्या होता है। घटती किस्त पद्धति में कैसे आपका जो डेप्रिसिएशन है, जो ह्रास है, वो निकाला जाता है। तो दूसरा आता है आपका घटती किस्त पद्धति। इसमें क्या होता है, हर वर्ष जो ह्रास की राशि है वो क्या होती है घटती जाती है। इस साइकिल पद्धति में क्या होता है, एक सेम अमाउंट होता है, वही बार बार लग रहा है। जैसे 10,000 निकल गया तो वही 10,000 बार बार लग रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, घटाने के बाद जो मूल्य बचता है संपत्ति का, उसी में से क्या निकाला जाता है और आपका हर आज का राशि निकाला जाता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक संपत्ति है, उसका रेट है 1,00,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसमें 10% वार्षिक की दर से घटती किस पद्धति से निकालने बोला, तो क्या करूंगा, पहले 1,00,000 का 10% निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा 10,000, एक जीरो कट गया। तो पहला ईयर मेरा क्या हो गया, हराज का राशि 10,000। अब क्या करूंगा, जब सेकंड ईयर निकालूंगा तो ये 1,00,000 में से 10,000 घटाने के बाद जो बचेगा उसमें मैं क्या करूंगा, हराज का 10% निकालूंगा। ये क्या होता है घटती किस पद्धति, मतलब घटा हुआ मूल्य। देखो पहले मेरे पास था 1,00,000, अब उसके बाद हराज निकला 10%, 10,000। 10,000 निकला तो माइनस किया तो कितना बच गया 90,000। अब ये जो घटा हुआ मूल्य है संपत्ति का, इसी पे क्या करूंगा, फिर से 10% निकालूंगा। तो इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा 10/100, एक जीरो एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो एक जीरो, कितना निकल गया 9,000। अब मैं क्या करूंगा, ये 90,000 में 9,000 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 81,000। अब फिर से 10% इसी 81,000 पे निकालूंगा तो इसका 10% 10/100, तो क्या निकल गया 8,100। ऐसे मतलब जो घटा हुआ मूल्य है, हराज की राशि निकालने के बाद संपत्ति के मूल्य में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो आता है उसमें फिर से वो जो परसेंट दिया है 10% दिया तो 10%, 5 दिया तो 5%, जो भी परसेंट दिया है फिर से निकाला जाता है। और फिर से निकालने के बाद फिर से संपत्ति के मूल्य में माइनस करके जो बची हुई राशि है, घटी हुई राशि, उसमें फिर निकाला जाता है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, घटती किस्त पद्धति। तो ये था आपका घटती किस्त पद्धति। इसके पहले हमने पढ़ा स्थायी किस्त पद्धति। अब दोनों के बारे में जान लिया। स्थायी किस्त पद्धति के बारे में आपने ये जाना कि जो आपका एक सूत्र वाला मेथड है और एक फॉर्मूला वाला, और घटती किस्त पद्धति में एक जो परसेंट दिया रहता है उसमें कैसे निकालते हैं देखिए। अब इसमें राशि शून्य तक नहीं जाती, भाई घटते जा रहे हैं। अब इसका फिर 10% निकालूंगा तो पॉइंट लास्ट में भी जाएंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, कभी शून्य नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जो संपत्ति है वो क्या होता है, शून्य तक नहीं जाता, इसका जो मूल्य है शून्य नहीं होता। जबकि स्थायी किस्त पद्धति में क्या होता है, शून्य तक जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये आपको याद रखना है। घटती किस्त पद्धति में भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इसमें घटे हुए संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर ही हराश निकाला जाता है। स्थायी किस्त पद्धति में भी बन सकता है कि प्रति वर्ष हराश की राशि सेम होती है। अब आगे हम देखते हैं मशीन खाता जो होता है, जो भी
हराश जिसमें लगाते हैं, तो एक मशीन को मान के चल रहे हैं जिसमें हम हराश लगा रहे हैं। तो मशीन खाता कैसे बनता है, मशीन खाता का प्रारूप क्या होता है, और उसमें लिखने का सीक्वेंस क्या होता है, ये अभी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मशीन खाता, जिसको बोलते हैं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, मशीन खाता। इसमें क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष को बोलते हैं नामे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेबिट। इधर होता है नामे, जिसको क्या बोलते हैं, डेबिट भी बोलते हैं और विकलन भी बोलते हैं। एक पक्ष ये होता है। दूसरा पक्ष होता है आपका समाकलन, जिसे जमा भी बोला जाता है, समाकलन जिसे जमा भी बोला जाता है। और एक होता है क्रेडिट, इसे क्रेडिट भी बोला जाता है। तो दो पक्ष होते हैं मशीन खाता में, पहला होता है विकलन और दूसरा होता है समाकलन। विकलन को नामे भी बोला जाता है, डेबिट भी बोला जाता है, क्रेडिट को समाकलन भी बोला जाता है और जमा भी बोला जाता है। जमा, समाकलन या जमा या क्रेडिट। अब देख लेते हैं इसका प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट। तो सबसे पहले इधर आपका आता है तिथि, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डेट, तिथि। उसके बाद आता है विवरण, जिसे बोलते हैं पर्टिकुलर। उसके बाद आएगा विवरण, उसके बाद आएगा खाता पृष्ठ, उसके बाद क्या आएगा, राशि। ये इधर का हो गया और इधर साइड आ जाएगा। पहला कॉलम आपका किसका हो जाएगा, तिथि का। दूसरा हो जाएगा विवरण का, उसके बाद खाता पृष्ठ का, उसके बाद राशि, उसके बाद फिर तिथि आ जाएगा, उसके बाद फिर विवरण आ जाएगा, उसके बाद फिर खाता पृष्ठ आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, राशि। इधर क्या होता है, तिथि, फिर विवरण, फिर खाता पृष्ठ, फिर क्या आ जाएगा, राशि। इसमें भी तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, उसके बाद राशि। ये क्या होता है, मशीन खाता का प्रारूप होता है। जब हम मशीन खरीदते हैं तो सबसे पहले इधर डेट डाल देते हैं, जो भी डेट है। जैसे इधर 2015 है तो ईयर को पहले लिखते हैं, उसके नीचे मंथ लिखते हैं। जैसे 2015 है तो सबसे पहले 2015। जनवरी है तो जनवरी 1। मशीन खरीदेंगे तो विकलन से क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से जो भी राशि है वो लिख दो जो है। जैसे 10,000 का खरीदे तो 10,000। अब इसमें हराश लगाओगे, अगर इस साई किस पद्धति से बना रहे हो तो यहाँ क्या लिख दोगे, हराश खाता को। इधर लिखते हैं समाकलन में को, और इधर लिखते हैं से। 10% के हिसाब से स्थाई किस पद्धति से लगा रहे हो तो कितना निकल जाएगा, 1,000। उसके बाद लिख दूंगा शेष ले गया, कितना निकल जाएगा, 10,000 में 1,000 माइनस करूंगा, कितना निकल जाएगा, 9,000। फिर दोनों का टोटल कर दो, इधर भी 10,000 और इधर भी 10,000। उसके पश्चात यहाँ डेट डाल दो, जो भी डेट है। ये हमेशा वित्तीय ईयर के लास्ट डेट को डाला जाता है, तो यहाँ 31 दिसंबर, यहाँ भी 31 दिसंबर। अब दूसरे वर्ष क्या करोगे, अगर 3 वर्ष का खाता बनाने बोला है तो यहाँ क्या करोगे, शेष लाया गया, फिर लिख दोगे, कब लिखोगे, 2016 जनवरी 1। शेष लाया गया कितना है, 9,000, तो क्या लिख दूंगा यहाँ 9,000। और उसके बाद क्या लिख दूंगा, फिर से यहाँ 31 दिसंबर लास्ट डेट को, 31 दिसंबर। हराश खाता को कितना,
भाई स्थायी किस पद्धति में मैंने आपको बताया है कि एक बार जो लग गया वही हर साल लगते जाता है, तो 3 साल का बनाने बोला है तो तीनों साल 1,000 लगेगा। पहले साल 1,000 लगा तो स्थायी किस पद्धति में हर साल वही क्या लगेगा, 1,000 लगते जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1,000। ह्रास खाता को हो गया, फिर 31 दिसंबर को शेष ले गया, शेष ले गया तो कितना निकल जाएगा, 9,000 में से 1,000 माइनस कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, 8,000। फिर कर दो टोटल, इधर भी 9,000 और इधर भी 9,000। अब 3 वर्षों का बनाने बोला है तो आप फिर ले आइए, यहाँ शेष ले गया तो यहाँ शेष लाया गया, यहाँ 2016 तो यहाँ 2017, 2017 जनवरी 1 शेष लाया गया। कितना है अमाउंट, 8,000, तो यहाँ लिख दूंगा 8,000। उसके बाद फिर 31 दिसंबर ह्रास खाता को, अब हर वर्ष 1,000 लगा रहा हूं और ईसाई किस पद्धति से कर रहा हूं तो यहाँ फिर क्या जाएगा, 1,000। अब माइनस कर दो, यहाँ भी 31 दिसंबर आ जाएगा, उसको कहाँ ले जाना, शेष ले गया तो यहाँ लिख दूंगा शेष ले गया। माइनस करके ले जाओ, 8,000 में 1,000 गया, कितना बच गया, 7,000। और फिर दोनों का टोटल कर दो, इधर भी 8,000 और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 8,000। इस तरीके से स्थायी किस पद्धति से मशीन खाता बनाया जाता है। आशा करता हूं आपको फॉर्मेट प्रारूप समझ में आया होगा। ऐसी घटती किस पद्धति में बोले तो फॉर्मेट सेम रहेगा, बस ह्रास जो है पहली ईयर 1,000 निकला, अब कितना आ गया, 9,000, तो 9,000 का क्या हो जाएगा, यहाँ 900 निकल जाएगा। तो अगर मैं घटती किस पद्धति बनाऊं तो यहाँ ह्रास क्या हो जाएगा, 900, और फिर 9,000 में 900 माइनस करूंगा क्या आ जाएगा, 8,100। फिर यहाँ क्या करूंगा, 8,100 लेके आऊंगा, यहाँ 8,000 आया स्थायी किस पद्धति से, घटती किस पद्धति में क्या आ जाएगा, 8,100। फिर 8,100 का 10% निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 810। फिर 8,100 में 810 को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 8,100 में क्या कर दो, 810 माइनस कर दो, 7,290। 0, 10 में 1 गया 9, 10 में 8 गया 2 और ये 7,290। तो यहाँ क्या निकल जाए आपका, 7,290 शेष ले गया मैं 290। तो ये था आपका घटती किस पद्धति और स्थायी किस पद्धति, दोनों के बारे में हमने जाना कि कैसे मशीन खाता का प्रारूप बनता है और कैसे ह्रास की राशि निकलती है। हमने सबसे पहले मूल्य ह्रास का अर्थ जाना, उसके पश्चात मूल्य ह्रास की जो पद्धति है, बहुत सारी पद्धति है लेकिन किंतु हमने अभी इस क्लास में 2 ही पद्धति के बारे में पढ़ा, एक स्थायी किस पद्धति और एक घटती किस पद्धति। अब जान लेते हैं मूल्य ह्रास होने के कारण और मूल्य ह्रास को गणना करने का महत्व, ये 2 अपन देख लेते हैं। पहला मूल्य ह्रास का महत्व देख लेते हैं। पहला, लाभ हानि का सही निर्धारण। दूसरा, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति। तो मूल्य ह्रास लगाने से क्या होता है, जो हमारा व्यापार है उसका सही लाभ हानि का स्थिति हमें पता चलता है। भाई अगर आप कोई मशीन है, 10 लाख का मशीन है, अब उसे आप कई सालों तक यूज कर चुके हो, 20 वर्षों तक यूज कर चुके हो। अब सिंपल सी बात, 20 वर्ष तक यूज किए हो तो इसमें कमी आ गई होगी, तो आज की डेट में ये 10 लाख का नहीं होगा, 10 लाख से घट के इसका रेट बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, नहीं के बराबर भी हो सकता है, ऐसा भी हो तो क्या होता है कि मेरे को अब इसका जब मैं लाभ हानि गणना करूंगा तो इसको मूल्य घटा के करूंगा मूल्य ह्रास में, तो मेरा क्या होगा, सही लाभ हानि का गणना पता चलेगा। लेकिन अगर मैं ना घटाऊं और इसको 10 ही लाख मान के चलूं तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएगा लेकिन वो वास्तविक नहीं होगा, वो क्या होगा, अवास्तविक। तो ये क्या होता है, लाभ हानि का सही निर्धारण। दूसरा, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति। भाई अगर मैं माइनस करके देखूंगा तो मेरे को वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, माइनस करके नहीं देखूंगा तो लाभ कुछ ज्यादा ही दिखेगा। तो ये क्या होता है, मूल्य ह्रास का महत्व है, मूल्य ह्रास का लेखा करना चाहिए और ये अनिवार्य है। जो आपका अधिनियम बनाया गया है उसमें मूल्य ह्रास को लिखना अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इससे वास्तविक स्थिति और आपका
जो व्यवसाय की वास्तविक स्थिति, इसका हमें क्या होता है पता चलता है। अब मूल्यह्रास होने के क्या क्या कारण होता है? समय के साथ वस्तु के मूल्य में कमी आ जाना, कमी, दूसरा घिसावट, टूट फूट, ये सब कारण क्या होते हैं? आपके मूल्यह्रास के कारण होते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है अप्रचलन, और एक आता है उच्चावचन। ये जो बाजार के मूल्य में हमारा जो संपत्ति है उसका बाजार मूल्य जो कम ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? उच्चावचन। तो ये दोनों तीनों सिमिलर टाइप का वर्ड है, लेकिन आपको समझना है तीनों में डिफरेंस क्या है। तो उच्चावचन क्या होता है? जो हमारा संपत्ति है उसका बाजार मूल्य कम ज्यादा होना, कमी होना या तो बढ़ोतरी होना, ये क्या होता है? उच्चावचन। उसके बाद अप्रचलन, मतलब अचानक से जो भी हम संपत्ति चला रहे हैं उसका कोई नया वर्जन आ जाए और पुराना वाला एकदम से मतलब उपयोग से एकदम बाहर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? अप्रचलन। ये क्या होता है? अप्रचलन। और तीसरा आपका होता है ये मूल्यह्रास। मूल्यह्रास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मूल्य में जो धीरे धीरे कमी आती है उसको क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। तो ये था आपका कंफ्यूजिंग वर्ड रहते हैं उच्चावचन, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उच्चावचन, अप्रचलन, मूल्यह्रास, ये तीनों में अंतर भी आपको समझ आया होगा, आशा करता हूं। आज का क्लास यहीं स्किप करते हैं। हमने जाना कि मूल्यह्रास का अर्थ क्या होता है, उसकी पद्धतियां के बारे में जाना, और पद्धतियों के साथ साथ हमने ये जो तीन सिमिलर वर्ड हैं उनका भी डिफरेंस जान लिया। अब इसका अगर आपको ये डेमो क्लास था, इसका आपको डिटेल से एमसीक्यूज के साथ पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हो और स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज करें। कोर्स परचेज करने के लिए आपको 10 अप्रैल के पहले कोर्स परचेज कर ले, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप क्या होगे? फायदे में रहोगे। और कोर्स परचेज करने के लिए कुछ ज़्यादा जानकारी लेना हो तो 8770123687 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और आपका एग्जाम नवंबर में है, व्याख्याता वाणिज्य का। आशा करता हूँ आप तैयारी में लगे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एक पोस्ट जरूर लेंगे। थैंक यू।